ही का नाम ये कमोद माल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज का शो शुरू करें, आपको खबरों से रूबरू कराऊं। इससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, क्या वाकई खत्म हो गई महंगाई की चिंता? इसका संदर्भ आपको बताएंगे। एफएम का एक बयान है जिससे ये संकेत पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद बात होगी छोटे उद्योगों में कर्ज का बड़ा संकट, 81 बॉन्ड में क्यों बढ़ रहा है निवेश, क्या फिर महंगा होगा दूध, ऐसी आशंका है। पुतिन को किस बात का डर और चीन की चिंता कितनी गहरी। चीन में चिंता है स्लोडाउन की, मंदी की। ताजा आर्थिक कुछ नए आंकड़े आए हैं, उन पर जिक्र होगी, उन पर चर्चा होगी। शुरुआत वित्त मंत्री के बयान से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के सामने महंगाई लंबे समय से चुनौती थी, लेकिन अब चुनौती खत्म हो रही है और नए रोजगार तैयार करना नई चुनौती है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि महंगाई दर सहनीय स्तर के नीचे आने से रिजर्व बैंक के ऊपर ब्याज दर में कटौती का दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उद्योगों को सस्ता कर्ज मिलने से नए रोजगार तैयार करने में मदद मिलेगी। ये एक थ्योरी है कि जब जब कर्ज सस्ता होगा, कंपनियां नए निवेश करेंगी, कैपेक्स बढ़ाएंगी, जिससे नए नौकरियां आएंगी। हालांकि इसका कोई ठीक ठाक पैमाना नहीं है। लेकिन सर, ब्याज दरों से पहले बात महंगाई की। क्या वाकई महंगाई कम हो रही है? जिस तरीके का बयान आया, इसका ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं, क्या वाकई महंगाई कम हो रही है? अभी शुभम कहना मुश्किल है और वित्त मंत्री के बयान पर रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि वित्त मंत्री एक तरह से रिजर्व बैंक की तरफ ये इशारा करने की कोशिश कर रही थी कि अगर महंगाई कम हो तो फिर कर्ज में की दरों में बढ़ोतरी को रोका जाना चाहिए। इस तरीके का संकेत था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा। और जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि हमेशा जब भी महंगाई आती है तो नॉर्थ ब्लॉक यानी दिल्ली और मुंबई के बीच में हमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई देता है हमेशा से। सरकारें मानती है कि कर्ज सस्ता करना चाहिए, उद्योगों को पैसा मिले, निवेश हो, टैक्स आना शुरू बढ़े और जॉब मिले। जॉब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं एक अलग बहस का विषय। भारत में सस्ते कर्ज और जॉब्स का कोई रिश्ता इस पर इस्टेब्लिश नहीं है मैक्रो पिक्चर में। लेकिन जो केंद्रीय बैंक हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले महंगाई कम की जाए। अब अगर वित्त मंत्री स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन उनका संकेत था कि महंगाई की चिंता कम होनी चाहिए। अब हम कुछ आंकड़े देखें जिससे हमें समझ में आता है कि क्या महंगाई की चिंता वास्तव में कम हो रही है। 2-3 बड़े कैविएट हैं। एक बड़ा कैविएट हमारे सामने ये है कि अभी रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुद ये बात कही कि अभी से लेके और मार्च तक इन्फ्लेशन में बम्प आते रहेंगे, ऊपर नीचे होती रहेगी। खाद्य महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमने लगातार चर्चा की है चावल की और गेहूं की कीमतों पर, दाल की कीमतों पर। और अब इस साल जबकि रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल में भी उत्पादन में गिरावट दिखाई दे रही है, तो इसका असर हमें खाद्य महंगाई पर जरूर दिखाई देगा। रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% पर है और थोक महंगाई 13.9% पर है। मासिक आधार पर जो मामूली गिरावट होती है वो पूरे साल भर की गिरावट पर असर नहीं करती। तो रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है वो काफ़ी नीचे है, 6% के नीचे आना है और उसमें भी कोर इन्फ्लेशन को तो 4-5% से नीचे आना है। इस ढांचे से देखें तो महंगाई कहीं कम होती नहीं दिखती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक जिस महंगाई की अंतर्धारणा को रोकने की कोशिश करता है, यानी महंगाई बढ़ने की संभावना पर रोकने की कोशिश करता है कि चलिए यहाँ तक महंगाई हुई पर इसके आगे नहीं बढ़ेगी, वो अंतर्धारणा भी अब खाद्य कीमतों की वजह से गड़बड़ाती है या बिगड़ती दिख रही है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि थोक महंगाई अभी भी ऊंची है और उसका एक हिस्सा भी खुदरा महंगाई में आना है। और इसलिए वित्त मंत्री का उत्साह सराहनीय है, पर जो व्यवहारिक स्थिति बाजार में हमें दिखाई दे रही है महंगाई की, वो शायद अभी कम होने की संभावना नहीं दिखती। अगले महीने के आंकड़े पर सबकी निगाह रहेगी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जो महंगाई पीछे से बनी हुई है, जो कीमतें लगातार बढ़ चुकी हैं और जिन्होंने हमारी परचेजिंग पावर, हमारी क्रय शक्ति खत्म कर दी है, वो अगर अभी महंगाई की दर में थोड़ी कमी भी आती है तो वो वापस लौटने वाली नहीं है। सर, तो इस हिसाब से ये माना जाए कि ब्याज दरें जिस तीव्रता से बढ़ रही हैं, जिस इंटेंसिटी से बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी? मुझे संभावना भी लगती है, क्योंकि दुनिया के केंद्रीय बैंक हमेशा महंगाई के उतार चढ़ाव में इसमें तात्कालिक तौर पर अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं रोकते। हमने जीरोम पावल को भी बात कहते सुना है। भारत में शक्तिकांत दास ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो ग्रोथ की चिंताओं को
को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, पर उनका कहना है कि महंगाई बड़ा दबाव है और इस पर नियंत्रण करना उनकी पहली ज़रूरत है। तो चाहे आप रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान देख लें, चाहे पॉलिसी डिस्कशंस में बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के बयान देख लें, या रिजर्व बैंक के बाकी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बयान देखें, इस हिसाब से लगता है कि करीब करीब 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी सेंट्रल बैंक करता रहेगा, भारत का केंद्रीय बैंक करेगा अभी से लेकर और इस साल के वित्त वर्ष की समाप्ति तक, मतलब FY23 की समाप्ति तक। लेकिन हो सकता है उसकी तीव्रता में थोड़ी कमी आए, वो टुकड़ों टुकड़ों में फेज वाइज की जाए, ऐसा हो। लेकिन रिजर्व बैंक और कोई भी दुनिया का केंद्रीय बैंक केवल 1 महीने की महंगाई दर में मामूली गिरावट के बाद ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया छोड़ नहीं देते, क्योंकि इसका एक पूरा साइकिल होता है और वो साइकिल रिजर्व बैंक ने पहले ही वो ट्रेजेक्ट्री स्पष्ट कर दी है कि वो 1 साल बाद, मतलब 2023 में नहीं, 2024 में भारत की महंगाई उस सहनीय स्तर पर आ पाएगी जो रिजर्व बैंक ने अपने स्तर पर टारगेट किया है, और वो सहनीय स्तर रिजर्व बैंक का है, हमारा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि भारत के वित्तीय सिस्टम में लिक्विडिटी भी इस समय मल्टी ईयर लो पर है, तो रिजर्व बैंक ने काफ़ी हद तक बाजार में पूंजी का प्रवाह सिकोड़ दिया है, तो उसके पास ये तो थोड़ा सा स्पेस है कि वो एक बार एक मुश्त में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ना करके 10-10 बेसिस पॉइंट की करे या 25 बेसिस पॉइंट की करे और उसके बाद थोड़ा कम कर सके, क्योंकि हम लिक्विडिटी का आंकड़ा देख रहे थे कि जो लिक्विडिटी जुलाई 2022 में 37 महीने के लोएस्ट लेवल पर है बाजार में, तो इसका मतलब ये है कि अब बाजार में उतनी तरलता या उतना पैसा उपलब्ध नहीं है जितना कि जो कि महंगाई को पहले से फ्यूल कर रहा था। अगली खबर छोटे उद्योगों से। देश के MSME सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया कर्ज अब फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना काल में इस सेक्टर में बांटे गए हर 6 कर्ज में से एक कर्ज NPA बन चुका है। NPA मतलब ऐसा कर्ज जिसकी 90 दिन से ज़्यादा की अदायगी ड्यू हो गई हो, व्यवहारिक भाषा में समझे तो 3 किश्त टूट गई हो। सरकार ने मई 2020 में MSME सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज की सुविधा दी गई थी। सर, इसकी संभावना पहले से थी, हम इससे पहले के भी मनी सेंट्रल में जिक्र कर चुके हैं, आपको लगता था ये स्थिति आनी ही थी? हाँ, स्थिति आनी थी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, हमने पिछले मनी सेंट्रल में जब चर्चा की थी शुभम, तो ये बताया था कि रिजर्व बैंक की अपनी रिपोर्ट ने ही ये कहा था कि भारत में आने वाले समय में इस साल, मतलब इस वित्त वर्ष में जो NPA का नंबर है वो Q4 में FY22 के Q4 में 12.5% के आसपास पहुंच चुका था। यानी पिछले साल की आखिरी तिमाही में ही हमने ये देख लिया था कि भारत में छोटे उद्योगों पर कर्ज का दबाव, NPA का दबाव बढ़ रहा था। और इस साल जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कर्ज को लेकर है वो छोटे उद्योगी हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मॉरिटोरियम्स लिए थे और दूसरा बाद में भी उन्हें सरकार की स्कीमों के तहत कर्ज दिया गया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आज इंडियन एक्सप्रेस से आई है, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, वो सामान्य कर्ज के भीतर भी जो उस कर्ज के बारे में है जो सरकार ने अपनी तरफ से प्रोत्साहन के तौर पर कोविड के लॉकडाउन के दौरान कंपनियों को दिया था, जो कि एक क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम थी, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार की एक एजेंसी बैंकों को देती थी कर्ज देने के लिए। और इसमें करीब करीब 98 लाख खातों को, 99 लाख खातों को कर्ज दिया गया था, और जिसमें 16.4% खातों का कर्ज फंस गया है। पर इसमें ज़्यादातर जो फंसा हुआ कर्ज है वो 20 लाख रुपए से नीचे के रेंज का कर्ज है। यानी कि हम फिर यहाँ वही स्थिति देख रहे हैं कि कोविड का असर सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पड़ा तो जो भारत के पूरे औद्योगिक सिस्टम का जो बड़ा बेस था, क्योंकि भारत की अधिकांश इकाइयाँ 5 कर्मचारियों से छोटी हैं, 98% इकाइयाँ 5 कर्मचारियों से छोटी, तो ये वही इकाइयाँ थी जिनको आप माइक्रो कहें, मिडिल तो नहीं कह सकते, मझोले उद्योग तो नहीं, छोटे और सूक्ष्म कहें, इन उद्योगों की वित्तीय स्थिति बुरी तरह बिगड़ी है। और वो उसका असर हमें अर्थव्यवस्था में मांग पर भी दिखाई दे रहा है और अर्थव्यवस्था की खपत पर भी दिख रहा है। बड़े संस्थागत निवेशक ऊंचे रिटर्न के लिए AT1 बॉन्ड्स का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 5 सरकारी बैंकों की ओर से AT1 बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ की राशि जुटाई जा चुकी है। बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7.75% की दर से 6,872 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। इससे पहले मंगलवार को HDFC बैंक ने 7.84% की दर से 3,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं AT1 बॉन्ड से। AT1 बॉन्ड क्या है? दरअसल निवेशकों को ऊंचा रिटर्न मुहैया कराते हैं और बैंक या ऐसी संस्थाएं जो इनको जारी करते हैं उनको पूंजी जुटाने का एक वैकल्पिक विकल्प देते हैं। AT1 बॉन्ड चर्चा में उस समय भी ज्यादा आए थे जब यस बैंक संकट में फंसा था और सारे AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया था, यानी कि उसके बदले
जिन्होंने निवेश किया था कुछ भी उनको नहीं मिले था। सर, AT1 बॉन्ड में निवेश अचानक क्यों बढ़ा? दो तीन बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि सरकारी बैंकों को बजट से बहुत ज़्यादा पूंजी मिलने की संभावना अब नहीं दिखाई देती इस साल। धीमे धीमे सरकार जो सरकारी बैंक हैं उनके की प्रोविजनिंग बढ़ी है, उनके लॉसेस बढ़े हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेस भी बढ़ रहे हैं बैंकों के, क्योंकि उनको जो उन्होंने बॉन्ड में निवेश कर रखा, जब महंगाई बढ़ती तो बॉन्ड की कीमत घटती है और उनको नुकसान हो रहा है। तो बैंकों की बैलेंस शीट्स में अभी इस समय दबाव दिख रहा है। तो पहली तो वजह ये कि जब सरकार से इक्विटी नहीं मिल रही है तो AT1 बॉन्ड एक किस्म के परपीचुअल बॉन्ड होते हैं, जो कि बैंक जो कर्ज लेने वाला हमेशा उसका ब्याज चुकाता रहता है, और अगर एक निर्धारित नियम से के नीचे चला जाए उसका इक्विटी का कैपिटल का लेवल, तब वो खत्म किए जाते हैं। तो एक किस्म का ये की फैंटम इक्विटी है, इसे आप फैंटम इक्विटी कह सकते हैं, कि AT1 बॉन्ड के तौर पर आती है। तो हमें देख रहे हैं कि केवल सरकारी बैंक नहीं शुभम, इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे अदर बैंक्स हैं जो AT1 बॉन्ड्स में निवेश भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सरकारी बैंक्स और निजी बैंक भी AT1 बॉन्ड लेकर आ रहे हैं। उनके इस समय लाने की वजह यह है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना दिखाई देती है। अभी ब्याज दरें और बढ़ेंगी और भारत की रेपो रेट, सरकार की रेपो रेट 6 से 6.5% के आसपास रह सकती है। तो जब कर्ज महंगा हो उससे पहले बैंक अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए इस तरीके के बॉन्ड जारी कर रहे हैं। बैंकों में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो टायर 1 की कैपिटल है, यानी जो सबसे मजबूत और बेसिक कैपिटल है, उसे मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को AT1 बॉन्ड जारी करने की छूट दी है। शुभम ने एक मामले की तरफ इशारा किया, जो मामला अभी कल ही सामने आया है, जिसमें कि एस बैंक के पूर्व चेयरमैन राणा कपूर को पर जुर्माना भी लगाया गया। वो भी AT1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ था कि AT1 बॉन्ड निवेशकों को, आम रिटेल निवेशकों को बेचने की कोशिश की गई थी। सेबी ने उसके बाद इस पर कार्यवाही की थी। लेकिन बैंकों में कैपिटल की कमी दिख रही है और शायद वो ब्याज दरें महंगी होने से पहले अपने कैपिटल बेस को मजबूत कर लेना चाहते हैं। इसलिए मैं AT1 बॉन्ड की तरफ बैंकों का रुझान बढ़ता दिख रहा है। चलिए, अब वक्त हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी आखिरी बार कब हुई थी? अभी शायद आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले हुई थी। ये बढ़ोतरी दोबारा होने वाली है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको स्पेशल रिपोर्ट बताएगी। आने वाले त्योहारों में दूध से बनी मिठाई महंगी हो सकती है। एक तरफ पशुओं में बीमारी की वजह से दूध उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो दूसरी तरफ महंगे चारे की वजह से दूध के सस्ता होने की उम्मीद कम और महंगा होने की आशंका ज्यादा है। देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में दुधारू पशुओं में लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है और उसकी वजह से दूध उत्पादन प्रभावित हुआ है। गुजरात और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये बीमारी फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद इन्हीं राज्यों में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बीमारी की वजह से इन राज्यों में हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हुई है। अकेले राजस्थान में 10,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है। गुजरात में भी 5,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है। दुधारू पशु जब लंपी स्किन बीमारी का शिकार होते हैं तो उनके दूध में लगभग 60% कमी आ जाती है और पशु ठीक हो भी जाए तो भी दूध के पिछले स्तर तक लौटने में समय लगता है। यही वजह है कि दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है और दूध उत्पादन के घटने का असर ही है कि डेयरियों के पास रोजाना आने वाले दूध की सप्लाई में कमी आई है। कई जगहों पर तो दूध का कलेक्शन 3 से 5% तक घट गया है। हालांकि दूध कलेक्शन में आई कमी की वजह कोरोना के बाद सामान्य हुए हालात भी हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास ही अधिकतर दूध की सप्लाई होती थी और इस साल हालात सामान्य होने की वजह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी सप्लाई बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पशु चारा भी 15 से 17% महंगा हुआ है, यानी दूध उत्पादन में पशुपालकों की लागत बढ़ी है और चारा जितना महंगा हुआ है उस लिहाज से दूध के दाम नहीं बढ़े। जानकार भी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में दूध की कीमतें घटने की उम्मीद नहीं है। देश की सबसे बड़ी डेयरी अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढी का मानना है कि दूध उत्पादन की लागत और बाजार में मांग की स्थिति का आकलन करें तो आने वाले दिनों में दूध के दाम भले ही बढ़े नहीं, लेकिन कीमतों में कमी की उम्मीद नहीं है। पिछले महीने ही बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दूध कंपनियों ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी और इस बढ़ोतरी के बाद लंपी स्किन बीमारी की वजह से घटी दूध की सप्लाई ने कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की जमीन तैयार कर दी है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, और तो महंगाई का पता नहीं, क्लोथ की,
आप क्रूड की और चीज़ों की, लेकिन खाद्य महंगाई पे लगातार प्रेशर पॉइंट बनते जा रहे हैं। दूध नई समस्या। हाँ, दूध नई समस्या। और खाद्य महंगाई में जैसे हमने कहा कि गेहूं और चावल तो इस साल अपने पिछले कई सालों के महंगाई के ट्रेंड को तोड़ चुके थे। दालों में वापस महंगाई लौटी, खाद्य तेल के आयात का दबाव था। दूध की कीमतें फिर बढ़ रही हैं और दूध की कीमतें त्यौहार से पहले बढ़ने की संभावना, कई सारी वजह हैं जिसको इस पैकेज में बताया गया है। तो अगर आप पूरी खाद्य की बास्केट देखें, जिसमें स्पाइसेस पर भी हम बताते रहें कि महंगाई बढ़ी हुई, अगर आप पूरी खाद्य की बास्केट देखें या उसे अपनी थाली के तौर पर देखें, तो ये जो खाद्य महंगाई है ये शायद आने वाले समय में रिजर्व बैंक की पूरी कोशिशों को कहीं ना कहीं पटरी से उतार सकती है। चलिए अब खबर रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि रूसी तेल और नेचुरल गैस के भाव पर कैपिंग की प्रक्रिया में जो देश शामिल होंगे उन्हें रूस की तरफ से तेल और गैस की सप्लाई रोक दी जाएगी। रूस ने यह भी कहा है कि ऐसे देशों को सिर्फ नेचुरल गैस और तेल की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी, बल्कि कोयले और अन्य ईंधन की भी सप्लाई रोक दी जाएगी। G7 देश रूसी तेल के भाव पर कैपिंग की योजना बना रहे हैं और यूरोपियन यूनियन ने भी अब गैस के भाव पर कैपिंग की बात कही है। सर, पुतिन को डर किस बात का है कि हम सप्लाई रोक देंगे? लगता है उनको कि कैपिंग से ज़्यादा डर रहे हैं पुतिन? हाँ, पुतिन को कैपिंग का बड़ा डर है। कैपिंग की वजह दो वजह है कि एक तो हम अगर पिछले 7-8 महीनों की पूरी प्रक्रिया देखें तो अमेरिकी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को इस युद्ध से नुकसान हुआ है, वो मंदी के करीब खिसक गई हैं, वहाँ महंगाई हुई है। पर अगर हम आर्मी की या डिफेंस की भाषा का इस्तेमाल करें तो कोलेट्रल डैमेज पुतिन को भी उतना ज़्यादा हुआ है। यानी इस हमले से रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चौपट हो गई। रूस के पास निर्यात के सीमित विकल्प हैं। रूस बेसिकली कमोडिटीज़ का निर्यातक है, उसमें भी तेल, गैस, कोयला उसके प्रमुख निर्यात है। चूँकि बाकी चीज़ें जो बाज़ार में रूस भेजता है, चाहे वो अनाज हो या फर्टिलाइज़र के मटेरियल हो, इनकी सेल्स पर प्रतिबंध लगा हुआ है, सैंक्शंस लगा हुआ, और दुनिया के देशों ने उनसे कारोबार बंद कर दिया है। केवल एक पाइपलाइन खुली हुई थी जिस पाइपलाइन से गैस और तेल जा रहा था और वहां से पैसा रूस के पास आ रहा था। यूरोप के देशों ने अपने आप को रूस पर निर्भरता खत्म करने के लिए तैयार कर लिया और इसलिए G7 देशों ने दिसंबर से इस बात पर तय कर लिया है कि रूस के तेल का एक मूल्य तय कर दिया जाएगा। इससे नीचे सस्ता तेल ही रूस को बेचना होगा, जिससे कि रूस को मुनाफा तो नहीं होगा लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। गैस को लेकर भी यूरोप ने अपनी तैयारियां कर ली। तो पुतिन का डर यह है कि अगर एक कैपिंग आ गई तो जो नया बाजार, जिस बाजार में वो बचा हुआ तेल बेचना चाहते हैं, खासतौर से एशिया, जापान, चाइना के बाजारों में, वहां उन्हें अब वो बाजार भी प्रतिबंध के दायरे में आ सकता है। क्योंकि जब सप्लाई पर प्रतिबंध आ जाएगा, जब बीमा कंपनियों को रूस से चलने वाले शिप्स के बीमा की छूट नहीं होगी, ये सारा फिनेंशियल सेक्टर यूरोप के कंट्रोल में है, ये इंश्योरेंस, ये शिपिंग लाइंस, इन पर भी अगर प्रतिबंध आ गया और ये रूस का तेल एक निर्धारित कीमत से ऊपर अगर वो लोड करती हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में रूस के लिए फिर आगे अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सीमित रास्ता बचा हुआ है। और इसलिए पुतिन अब रिटेलिएट कर रहे हैं। हमने इस पर कल परसों भी बात की थी कि पुतिन ने उस समझौते पर भी सवाल उठाया है जो समझौता यूक्रेन से अनाज को अफ्रीका तक ले जाने के लिए हुआ था यूनाइटेड नेशंस की सहमति से, और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि वो यूरोप की गैस पूरी तरह बंद कर देंगे। यूरोप कोयले पर निर्भरता छोड़ चुका है पुतिन के। कच्चे तेल की थोड़ी सप्लाई पाइपलाइन के जरिए और गैस की सप्लाई अभी जारी है। सर, यूरोपियन यूनियन कैपिंग की तैयारी किस तरह कर रहा है, वो कितना तैयार है? यूरोपियन यूनियन की कैपिंग की तैयारी के मामले में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि यूरोप को ये पता है कि दिसंबर से हर हाल में कच्चे तेल की सप्लाई रुकेगी, उस पर कैपिंग आएगी और पुतिन रिटेलिएट करेंगे। पुतिन जवाबी कार्रवाई में कच्चे तेल की पूरी सप्लाई बाजार में बंद कर सकते हैं। और इसलिए जैसी सूचना हमको मिल रही, जो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि यूरोप के देश फिलहाल करीब 1 मिलियन बैरल पर डे के आधार पर रशियन कच्चे तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चैनल खुला हुआ है, जिस चैनल से अभी कच्चे तेल का इंपोर्ट हो सकता है, चाहे वो पाइपलाइन के जरिए हो या वो शिपिंग लाइंस के जरिए हो, वो खरीदारी चल रही है। यूरोप ने पिछले 5-6 महीनों में तेल और गैस के अल्टरनेटिव वैकल्पिक स्रोतों पर काम शुरू कर दिया है। जर्मनी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश किया है फ्लोटिंग LNG टर्मिनल बनाकर उस इंपोर्ट करने में। अमेरिका से गैस की आपूर्ति बढ़ना शुरू हुई। कतर एक बड़ा सप्लायर होकर बाजार में आया है, जो कि यूरोप को गैस की सप्लाई कर रहा है। और इधर यूरोप के देश, जब तक पुतिन के तेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे, तब तक वो इस समय जो बाजार में उथल पुथल है और कीमतें गिरी हैं, उसका फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूरोप की सरकारों के बीच में मतभेद हैं, असहमतियां हैं, पुतिन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी हमने लंबे मतभेद देखे थे, पर
यूरोप पूरी तरह से राजनीतिक रूप से इस बात के लिए तैयार है कि उसको पुतिन की पर निर्भरता खत्म करनी होगी। अभी से लेकर अगले साल तक अलग अलग चरणों में पुतिन की गैस और तेल पर निर्भरता खत्म की जाएगी। इस पर यूरोपियन यूनियन में भी सहमति है और नाटो में भी सहमति बन चुकी है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $87 प्रति बैरल के करीब आ गया है। WTI क्रूड भी $82 के करीब कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो उसकी कीमत भी $7.5 प्रति यूनिट तक टूटी है। अगस्त में नेचुरल गैस की कीमतें $10 प्रति यूनिट तक पहुंच गई थी और वहां से लगभग 20% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। सर, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये अंतर्विरोध समझाइए कि एक तरफ कैपिंग की बात हो रही है, कैपिंग होगी तो सीधी सी बात है आपूर्ति टूटेगी, मांग तो हमारे पास है, तो उसके बाद भी कैपिंग की बातों के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों है? तेल का बाजार, कच्चे तेल का बाजार 3-4 परस्पर विरोधी फैक्टर्स के बीच में काम कर रहा है। एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो ये है कि जो हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रतिबंध से पहले रूस ने काफ़ी तेल छोड़ दिया है, जिस पर हमने चर्चा भी की थी। और चूंकि बाजार में मांग है, क्योंकि अगर रूस का तेल आना बंद हो या कैपिंग हो, उससे पहले रूस अधिकतम तेल बेच लेना चाहता है और जितनी विदेशी मुद्रा आ सके वो ले जाना चाहता है। और इसकी वजह से ओपेक देशों में अरामको को, खासतौर से सऊदी कंपनी को अपना रेट कम करना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो मंदी के संकेत दिख रहे हैं, 5.5% की विकास दर तो नहीं होनी है। इसके अलावा भी चीन में और बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां हैं जिनके कारण चीन का इंपोर्ट कम होने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी स्लो डाउन है और यहाँ भी इंपोर्ट में या बाकी चीज़ों में अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट की संभावना है। यूरोप में आने वाले समय में जिस तरह से एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं वो भी मांग को स्क्वीज करेंगी। तो डिमांड साइड से ओपेक के ऊपर दबाव बना हुआ है। पर जो ताजी गिरावट हमें दिखी शुभम पिछले 2-3 दिन में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ईरान की साइड से इस तरह की खबरें बाजार में लगातार तैर रही हैं, जिस पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ईरान ने इस उम्मीद में कि उस पर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे और उसका तेल बाजार में जाना शुरू हो जाएगा, ईरान ने अपने एयरपोर्ट्स, अपने सी पोर्ट्स के ऊपर तेल भंडारण की क्षमताएं नए सिरे से तैयार करनी शुरू कर दी हैं। अंदर से हिंटरलैंड से तेल अब ईरान के बंदरगाहों पर आने लगा है और ये माना जा रहा है कि जो ताज़े आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से ईरान में कम के अलग अलग बंदरगाहों के ऊपर कई शिप्स पहुंच रहे हैं जिन पर जो अब वहां से तेल ले जाएंगे। अभी स्पष्ट रूप से अमेरिका या यूरोप ने यह नहीं कहा है कि ईरान से प्रतिबंध हटाया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान का तेल जल्दी ही बाजार में दिखाई देने लगेगा। करीब 93 मिलियन बैरल ईरानियन क्रूड और क्रूड से जुड़ा हुआ जो कंडेंसेट होता है उसके शिप्स अभी पर्शियन गल्फ में खड़े हुए हैं और ये शिप्स अगर ईरान का तेल लेकर बाजार में जाते हैं तो फिर बाजार का मांग आपूर्ति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ेगा। और इसलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान का तेल बाजार में आएगा तो दो परिस्थितियां बनेंगी, या तो ओपेक को अपना उत्पादन बहुत तेजी से कट करना पड़ेगा या फिर कच्चे तेल की कीमतों में एक बड़ा गिरावट का दौर आएगा, क्योंकि मांग वैसे भी दुनिया में सिकुड़ रही है। अब 3 तरीके की चुनौतियां तेल के बाजार में हैं: रूस की ओवर सप्लाई, ईरान की संभावित सप्लाई और ओपेक देशों की तरफ से उत्पादन में कटौती करने के बाद भी ओपेक देशों के नुकसान तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर असर दिखाई देगा जो हमें दिखाई दे रहा है। और ये फैक्टर्स हैं जो इस समय कच्चे तेल के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। अब आज दिन की सबसे बड़ी खबर, कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट की एक वजह, जैसा अंशुमान जी ने बताया, कि चीन में गहराती आर्थिक मंदी की आशंका भी है। अगस्त के दौरान चीन में एक्सपोर्ट ग्रोथ में कमी आई है, जबकि इंपोर्ट तो घट गया है। चीन के कस्टम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों को देखें तो अगस्त के दौरान एक्सपोर्ट ग्रोथ सिर्फ 7% दर्ज की गई है। जुलाई में ये डबल डिजिट में थी, 2 गुनी से ज़्यादा थी, 18% थी। इंपोर्ट में 0.2% की गिरावट आई है। अगस्त के दौरान चीन से लगभग $315 अरब की वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जबकि आयात सिर्फ $235 अरब का रहा है। सर, चीन के ताज़ा आंकड़े क्या बताते हैं जो जारी हुए हैं? चीन के इन आंकड़ों से पूरी दुनिया के बाजारों में काफ़ी अफरा तफरी है और मतलब ये एक अकेला निर्यात का आंकड़ा था जिससे बाजार एक किस्म से सहम गया है, क्योंकि इस आंकड़े को जब आप भीतर से खोलकर देखने की कोशिश करें, चीन के निर्यात में कमी होना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग गिरने का सबूत हो सकता है, पर चीन के आयात में कमी होना दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी और अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरे की घंटी। ये आंकड़े बताते हैं कि न केवल चीन के उत्पादों की
की आपूर्ति दुनिया में बढ़ी, बल्कि चीन के अंदर भी अपनी खपत में डिमांड में कमी आ रही है। और चीन का इंपोर्ट गिरते ही आपको ऑस्ट्रेलिया के माइंस से लेकर चिली में कॉपर की माइंस तक और कनाडा तक असर दिखाई देता है, क्योंकि चीन पहली बार लंबे अरसे के बाद अपने यहाँ डोमेस्टिक डिमांड में कमी देख रहा है। और इसका असर हमें दुनिया में शिपिंग फ्रेट्स पर भी दिखाई दे रहा है, शिपिंग टैरिफ्स की गिरावट के तौर पर भी दिखाई दे रहा है। ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा चीन की ओवरऑल आर्थिक विकास दर जो कि 5.5% से कम रहनी, उससे ज़्यादा चौंकाने वाला और डराने वाला है, क्योंकि चीन से न केवल आपूर्ति करने वाला या बायर्स की चिंता जुड़ी हुई, बल्कि चीन के सप्लायर्स की, चीन को सामान सप्लाई करने वालों की भी चिंता जुड़ी हुई है। और यह आंकड़ा चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर कमजोरी दिखाता है, डिमांड में कमी दिखाता है, जिसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह कोविड के अलग अलग लॉकडाउन है। इसके अलावा लंबे पिछले 1 साल से चली आ रही स्ट्रक्चरल ढांचागत समस्याएं हैं, जिनका समाधान करने के लिए चीन की सरकार कोशिश कर रही है। और इसीलिए हमने चीन के आंकड़े के आने के बाद डॉलर के मुकाबले युआन में गिरावट देखी। हालांकि डॉलर की मजबूती भी इसकी एक बड़ी वजह थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि युआन कमज़ोर होकर क्या 7 युआन पर डॉलर के लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर ये पहुंच जाता है तो ये लगभग वैसा ही मार्क है जैसा कि 80 रुपये का डॉलर हो जाना या 1 पाउंड $1 का हो जाना। ये उस तरीके के साइकोलॉजिकल मार्क हैं जिन पर चीन जाना नहीं चाहेगा। और युआन की कीमत अगर 7 युआन $1 के बराबर पहुंचती है तो इसके असर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की और बाज़ारों की जो अंतर्धारणा है, बाज़ारों का जो सेंटीमेंट है, उसे बुरी तरह प्रभावित करेंगे। 15 जुलाई को हम लोगों ने जो मनी सेंट्रल किया था, उसमें आपको बताया था कि चीन ही एक ऐसा है जो सबको उभार सकता है। क्या चीन उभारेगा? और अब देखिए, जब समस्या चीन पर है तो चिंता, जैसा अंशुमान जी ने बताया, कि पूरी दुनिया में फैल रही है। सर, चीन की अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या है क्या? ये कमजोरी चीन के भीतर से है, भीतरी कमजोरी है, या ये जो दुनिया भर को निर्यात टूट रहा है, मांग टूट रही है, उसका असर ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो चुनौती चीन की अर्थव्यवस्था में चुभन दिख रही है, जहां से चीन का संकट उभरता दिखाई दे रहा है, वो चीन का कर्ज है। क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के पास अपनी इकोनॉमीज को मंदी से उबारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज बाजार में छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें। चीन ने पिछले सालों में अपनी अर्थव्यवस्था में तमाम अपारदर्शिताओं के बावजूद बैंकों के जरिए काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अभी जब हमने देखा कि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आए तो लगातार 1 ट्रिलियन युआन का 1.5 बिलियन युआन के अलग अलग डेट पैकेज जारी किए गए। किसी को बाजार में ये नहीं पता है, भारत में भी इस बात की जानकारी नहीं है, दुनिया में भी किसी को नहीं पता है कि चीन में डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिलती। पर परोक्ष रूप से बताया जाता है कि चीन का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 350% के आसपास है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी की तुलना में 350% के आसपास डेट है, यह माना जा रहा है। और इसमें बहुत सारा हिडन डेट है, क्योंकि चीन की बैंकिंग उतनी पारदर्शी नहीं है। इसमें बहुत सारा छिपा हुआ डेट है जो कि चीन की सरकार स्पष्ट रूप से दुनिया को नहीं बताती, मिस रिपोर्ट करती है। इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था में जब भी मंदी आती है, दुनिया ज़्यादा परेशान होती है और चौंकती है, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि ये अर्थव्यवस्था की मंदी कर्ज के किस पहाड़ पर बैठी हुई है, और अगर एक बार वो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुए तो ये कितने नीचे तक जाएंगे। इसका एक छोटा सा नज़ारा हमने भी रियल एस्टेट सेक्टर में देखा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार डिफ़ॉल्ट आने शुरू हुए चीन के तो हमने एक के बाद एक बड़ी कंपनियों को डिफ़ॉल्ट होते देखा, और धीमे धीमे चीन का पूरा रियल एस्टेट मार्केट लड़खड़ा गया। तो चीन की आर्थिक विकास दर में बड़ा हिस्सा कर्ज का है, इसलिए वहां दरार ज़्यादा है। जब तक अर्थव्यवस्था ग्रो करती रहती है, कर्ज मिलते रहते हैं, कर्ज का रिटर्न होता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं। जब इकोनॉमी का पहिया बैठता है तो डेट के डिफ़ॉल्ट शुरू होते हैं, और इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर की हालत देखकर दुनिया की अर्थव्यवस्था चीन की मंदी से बुरी तरह डरी हुई है। चीन के लिए अपनी राजनीतिक चुनौतियाँ, अपनी इंटरनल चुनौतियाँ तो हैं ही, पर चीन की अर्थव्यवस्था अगर एक छोटी मोटी स्लो डाउन में भी जाती है, मंदी में तो नहीं जाएगी, तो वो अपने साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की 1.5 से 2% विकास दर को लेकर बैठ जाएगी। क्योंकि चाहे वो कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट हो, चाहे सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो, इन सारे एक्सपोर्ट्स के मामले में चीन की एक बड़ी भूमिका है। और इसीलिए चीन को लेकर दुनिया की क्रूड ऑयल का बाजार हो, कमोडिटीज़ का बाजार हो, बेहद चिंतित और परेशान है। और देखिए, कितनी अजीब सी दुविधा है कि कर्ज ही मर जाए और कर्ज ही दवा है। सर, चीन की मंदी, जैसे आपने इशारा किया अभी, अगर इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझे कि कितनी बड़ी चिंता है डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए या पूरी दुनिया के लिए, अगर हम देखें चीन को केंद्र में रख के, क्यों इतनी बड़ी चिंता है? डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए तो बड़ी चिंता इसलिए है क्योंकि बड़ा सप्लाई, बड़ी आपूर्ति चीन के से सामानों की
विकसित देशों में चीन से होती है। और फिलहाल अभी जबकि युआन कमजोर है, लेकिन चीन के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी हुई है। लेकिन अगर यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में मांग टूटी, जिसकी पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार बैंक ही चाह रहे हैं कि मांग टूट जाए, मंदी में चला जाए, तो चीन से जो सामान का आयात है वो भी गिरेगा। और अभी हमें अगले 3-4 महीने में शुरू में आंकड़े मिलने लगेंगे कि यूरोप के इंपोर्ट में कमी आई, अमेरिका के इंपोर्ट में कमी आई। इसका असर चीन की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा पड़ेगा और उसके बाद चीन में डोमेस्टिक डिमांड भी घट जाएगी। तो चीन एक ऐसी फैक्ट्री है, चीन दुनिया का एक ऐसा मशीन है जो एक तरफ सप्लाई करता है और दूसरी तरफ डिमांड लेता है। और इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का सबसे पहला असर या गिरावट का सबसे पहला असर हमें उसके उपभोक्ताओं पर नहीं दिखता, उसे माल सप्लाई करने वालों पर दिखता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी चीन में मंदी की संभावनाएं दिखती हैं तो लैटिन अमेरिका के मिनरल्स कंपनियों पर असर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के कोल और डिफरेंट रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनियों पर पड़ता है। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था में अगर गिरावट आती है और चीन 5.5% की आर्थिक विकास दर हासिल नहीं कर पाएगा, ये संकेत तो चीन की सरकार दे ही चुकी है। अब वो 5% तक अगर आती है तो फिर दुनिया की आर्थिक विकास दर में मंदी के गहरे होने की संभावना है, क्योंकि चीन बहुत बड़ी मशीन है। बड़ी मशीन अगर धीमे पड़ती तो धीमे पड़ती है, फिर उसे दोबारा शुरू करने में भी लंबा समय लगता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, सारी बड़ी खबरें, उन पर अंशुमान जी का विश्लेषण। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। चलते चलते एक खास शो आपको बताना है। आज जो शो अपलोड हुआ है हमारे मोबाइल ऐप पर वो है बुरा ना मानो टैक्स है का। बुरा ना मानो टैक्स है ये शो आपको इस बार ये बता रही हैं प्रियंका जी इस शो में कि अगर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती हो गई तो क्या वो गलती अब आप सुधार सकते हैं? अगर सुधार सकते हैं तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी? अगर पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी कैसे लगेगी, कितनी लगेगी, क्या प्रोसेस होगा? ये सारे सवाल आपको जितने आपके मन में है उनका जवाब आपको इस शो में प्रियंका जी एक्सपर्ट के माध्यम से दिलवाएंगी। तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, ये एक्सक्लूसिव शो आप केवल ऐप पे देख सकते हैं, तो तत्काल ऐप डाउनलोड कीजिए और बुरा ना मानो टैक्स है के इस शो का आनंद लीजिए। फिलहाल इतना ही, कल होगी फिर मुलाकात आपसे शाम 7 बजे। नमस्कार।